नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष मेवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से जोश के साथ, उत्साह के साथ और उसी पुराने वाले विश्वास के साथ एक उद्देश्य है हमारा कि आपके मन में से, आपके दिल में से, आपके दिमाग में से, आपकी हर खून की एक एक बूंद में से, आपकी हर नस नस में से सामाजिक विज्ञान के डर को निकालकर बाहर फेंक दूं। तो अध्याय 2 का संसाधन के रूप में लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम जान चुके हैं कि भाई किस प्रकार से मानव संसाधन है, मानव ह्यूमन की आपकी और मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बात हम लोग जान चुके हैं। आज लेक्चर 2 लेकर आए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले वाले में सकल घरेलू उत्पाद जानना बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अब आज और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग बातों के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। तो हम लोग शुरू करते हैं और आज जो हमारा है वो लेक्चर 2 है, संसाधन के रूप में लोग। आज जो हम लोगों को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्थिक क्षेत्र। हम लोगों ने ये बात जानी थी कि भाई हम लोग जो मानव है वो क्या है, असेट्स है, पूंजी है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। जैसे कि जापान में क्या है, वहां के जो लोग हैं, मानव संसाधन ही क्या है सबसे बड़ी पूंजी, प्राकृतिक संसाधन तो है ही नहीं। जो कुछ है वो सबका सब क्या है, मानव के पास ही है। तो मानव सबसे बड़ा संसाधन है, पर वो मानव को किसी ना किसी जगह काम तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो काम तो कर रहा है। तो वो आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, क्या पढ़ना है, आर्थिक क्षेत्र। भाई वो कहाँ काम कर रहा है और वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, ये बात हम लोगों को जाननी होगी। तो हम लोग क्या है आज आर्थिक क्षेत्र पढ़ेंगे। इकोनॉमिकली सेक्टर्स इनको कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कौन कौन सी बातें आती है वो सब हम लोगों को आज जाननी। सबसे पहला, आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने में? 3 में बांटा गया। वो 3 कौन कौन से? सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। इस प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कृषि, खेतीबाड़ी का, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछलियों का पालन पोषण, मुर्गी पालन, मुर्गियों को पालना, और खनन। खनन क्या होता है भाई? जैसे भाई लोहा है, कोयला है, सोना चांदी है, ये सब क्या है? खनिज है। तो खनिज है, तो खनिज को क्या है, धरती में से खोद के आपको निकालना पड़ता है। जो खोदने की प्रोसेस है उसे क्या है, खनन कहा जाता है, एवं उत्खनन। ठीक है, ये शामिल, ये सब खनन और उत्खनन की इन्होंने बात करी। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या है भाई? ये सब क्या है, प्राकृतिक है। आपको प्राकृतिक मिलेंगे भाई। खेती आपको करनी है तो आप मेहनत तो कर रहे हो, पर भाई जमीन है वो आपकी प्राकृतिक है, उसमें जो कोई चीज उगेगी वो प्राकृतिक है, उसमें आप लोग कुछ ही नहीं कर सकते। तो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। ये क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से ही क्या है, कच्चा माल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, ये खेती का आपको एक चित्र दिखाया गया है और ये मुर्गी पालन का है। भाई बहुत ज्यादा मुर्गियां इन्होंने रख रखी है और मुर्गियों का पालन कर रहे हैं। अब जैसे क्या है, इसको प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे आज मान लो रुई है, कपास है, कॉटन है, हमें कॉटन की शर्ट, कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं हम लोग, पर क्या है वो आता कहां से? वो कृषि से आता है, खेती बाड़ी से आता है। तो जो कच्चा माल हमें मिलता है किसी भी चीज के लिए, वो कहां से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। इसीलिए इसे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र ही हम लोग इसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण शामिल है। ठीक है, विनिर्माण हम लोग पालनपुर गांव कहानी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी चीज को बनाना। अब जो भी हम लोग बना रहे हैं उसके लिए कच्चा माल कहां से आ रहा था? प्राथमिक क्षेत्र से। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया भाई, आप कुछ लगाओ तो सही, कोई कृषि करो तो सही, ये कुछ करो तब जाके वो प्राथमिक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। भाई कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र में हो गई, पर उसके लिए क्या हो, कपड़ा बने, कॉटन की शर्ट, कॉटन की टी शर्ट बने, वो कहां आएगा? फैक्ट्री में आएगा, मैन्युफैक्चर होगा, विनिर्माण उसका होगा। क्या होगा? निर्माण होगा, उसको बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में बनाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, देखिए ये वीडियो में क्या है, जैसे मशीन है और मशीन में से क्या है, कुछ चीज बन के बाहर निकलती जा रही है। ये क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, किसी चीज का बनना हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। ये कौन सी है एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी है या द्वितीय क्षेत्र से हम लोग कहते हैं। बहुत ध्यान से आप लोगों को देखिए, जहां मशीनरी का इन सब का यूज हो रहा है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय क्षेत्र, ये है तीसरा क्षेत्र। इसमें क्या आता है भाई? इसमें है ना, अब आप लोग सोचोगे कि सर भाई पहले ने क्या करा, कच्चा माल दिया, दूसरे ने उसे बना दिया, तो 2 लेवल पर ही खत्म हो गया, तीसरे की में जरूरत कहां पड़ रही? तीसरे की जरूरत है। आप लोगों तक कौन पहुंचाएगा? आप लोगों तक उसे कौन पहुंचाएगा? वो तृतीय क्षेत्र है वही पहुंचाएगा। पहले और दूसरा क्षेत्र जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? आप लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। किसका उत्पादन कर रहा है? वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। और तृतीय क्षेत्र क्या करता है? सेवाओं का उत्पादन करता है, क्योंकि जीडीपी में वस्तु सेवाओं का बाजार मूल्य दोनों जोड़े जाते हैं। तो वस्तुओं का तो कौन कर रहा है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र कर रहे हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या कर रहा है? सेवा का उत्पादन कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। जैसे कि व्यापार, अब जो ट्रेड हो रहा है सेवा ही तो है भाई, यहां से वहां तक ले जाना, लोगों को बेचना, ये सब कुछ करना, सेवा ही तो है। परिवहन, भाई अब इन्होंने सामान बना तो दिया,
हाँ, सामान तो देश की किसी एक फैक्ट्री में बनेगा, 2 में बनेगा, 5 में बनेगा, पर वो पूरे देश में कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, गाड़ी से, रेलगाड़ी से इनसे पहुंचाया जाएगा वो परिवहन। संचार, भाई आपको कोई बात करनी है, हाँ भैया बिजनेसमैन भैया, है ना भैया, मुझे है ना इतने सामान चाहिए, इतना कपड़े चाहिए, इतने 2 शर्ट चाहिए, 2 टी-शर्ट चाहिए, तो संचार, बातचीत करने में भी हमारे क्या है, जरूरी होता है। भाई बीमा कराना, कभी कल को कोई पहुंच जाए, भगवान का प्यारा हो जाए, तो उसके पीछे घर वालों का पैसा तो होना चाहिए। शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा, जो कि हम लोग करा रहे हैं। तो हम लोग क्या है, सेवा दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, आप लोगों तक सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। बैंकिंग, बैंक में जाते हो वो आपको सर्विस ही दे रहे हैं, ठीक है, बैंक में जाते हो आप, रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो, वो सब सर्विस दे रहे हैं, किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं आपकी। आओ सर आओ, हाँ बोलिए सर, आपको कौन सा अकाउंट खुलाना है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, सब बताएंगे। स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ भी आपके लिए क्या सर्विस है, पर डॉक्टर जाके आपकी सेवाएं तो कर रहा है, बेचारा सेवाएं तो करते हैं वो लोग, आपके लिए सेवा प्रदान करें। पर्यटन सेवाएं, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको टूरिस्ट गाइड आता हो, भैया मैं आपको ये पूरी जगह घुमा दूंगा, ये वाला किला दिखा दूंगा, ठीक है, ये वाला महल दिखा दूंगा, ये वाला मंदिर दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा समझा दूंगा आपको। तो ये सारी क्या है, सेवाएं। प्रथम और द्वितीय क्षेत्र क्या है, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, बहुत ध्यान रखना। और तृतीय क्षेत्र क्या है, सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, जैसे कि शिक्षा। इसी शिक्षा का वीडियो देखिए, ये कोरोना महामारी से पहले का है, जहां पे विद्यार्थी क्या है, ऑफलाइन क्लासरूम से में बैठ करके टीचर से अपनी बात रख रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, और आप देखिए किस प्रकार से बच्चे बैठ करके टीचर की बात सुन रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये सेवा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, टीचर से ले रहे हैं। यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं है, यहाँ पे किसका उत्पादन हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है। सेवा दी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है, शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है, और विद्यार्थियों के द्वारा ली जा रही है। तो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। अब क्या होता है, जब इन क्षेत्रों में काम होता है और होता है तो पैसा जनरेट होता है, और पैसा जनरेट होता है तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय नेशनल की जो इनकम है, देश की जो इनकम है, उसमें क्या होगा, मूल्यवर्धन होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जहां से हमें पैसा मिलता है वो सबकी सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसको बहुत ध्यान से और भी समझिए। अब आ जाओ आर्थिक क्रियाओं पे। इसमें 2 हैं, एक बाजार क्रियाएं हैं। पहले बाजार क्रियाओं को समझ लेते हैं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अब क्या होता है बाजार क्रियाओं में, देखो आपको क्या है, आपकी जो बुक है उसमें आपको आर्थिक क्रिया हेडिंग दे रखी है, बट क्या है, आपको कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। जो आर्थिक क्रिया है वो बाजार क्रिया है, और अभी हम लोग दूसरी पढ़ेंगे गैर बाजार क्रिया है, वो गैर आर्थिक क्रिया है। मतलब बाजार क्रियाओं का मतलब इतना सा है कि जहां से आपको पैसा मिलता है, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, वो बाजार की क्रिया है, वो आर्थिक क्रिया आप लोगों के लिए। तो कभी यह आ जाए बाजार क्रिया गैर बाजार क्रिया समझाओ तो भी आप समझा देना, कहीं पर यह आ जाए आर्थिक क्रिया गैर आर्थिक क्रिया समझाओ, आर्थिक क्रिया ही बाजार क्रिया होती है। तो बाजार क्रियाओं में क्या हो रहा है, वेतन या लाभ के उद्देश्य, भाई क्या हो रहा है, वेतन या लाभ के उद्देश्य से काम किया जा रहा है कि भाई हमें क्या होगा, वेतन मिले। भाई कोई दुकानदार है, दुकान खोल के बैठा हुआ, वो क्यों बैठा हुआ है, भाई मुझे पैसा मिलेगा, मुझे प्रॉफिट हो, मुझे लाभ हो। उनका उद्देश्य क्या है, वेतन या लाभ है। से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। अब क्या होता है भाई, जैसे आज मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मेरे पास कोई मजदूर काम कर रहा है, तो उसको क्या करूंगा, जो उसने श्रम करा है, जो उसने मजदूरी करी है, पारिश्रमिक जो उसने करा है, उसके लिए क्या करूंगा, उसको भुगतान कर दूंगा। तो जिससे जो भी हमें काम करके क्या है पैसा मिलता है, वो क्या आ जाती है, बाजार क्रियाएं आ जाती है, या इन्हें हम लोग आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। ये रहा भाई पैसा, गांधी जी वाला पैसा, ठीक है, पैसा बोलता है, पैसे में बहुत कुछ होता है, पर हमेशा याद रखना पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। भाई सरकारी सेवा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। कोई वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो वो सरकारी का हो चाहे निजी क्षेत्र का हो, किसी का भी हो, ये सब क्या आ जाता है इसमें, जहां आपको पैसा मिलता हो। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो, आर्थिक क्रियाओं में, बाजार क्रियाओं में यही कहना चाहता है कि जहां से आपको पैसा मिलता है, जो काम आप पैसों के लिए कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, वो बाजार क्रिया है। और कहीं कहीं किताबों में आपको इससे आर्थिक क्रिया भी बताया गया है। दूसरा आ जाते हैं गैर बाजार क्रिया, इन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं भी कहा जाता है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय सब उपभोग के लिए उत्पादन है, सेल्फ के लिए, खुद के लिए। भाई हमने पालमपुर वाले गांव में पढ़ा था, क्या कर रहे थे हम लोग वहां पे, भाई जैसे किसान है वो 50 किलो गेहूं का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, ठीक है, मान लो 50 किलो गेहूं का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। उसमें से उसने क्या करा था, 30 किलो गेहूं
खुद के परिवार के लिए रख लिया था, सब उपभोग के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के खाने के लिए, खुद के परिवार के लिए रख लिया था। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए उसे कोई पैसा मिलेगा क्या? उसे कोई पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्पादन तो उसने करा है पर उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो खुद के परिवार के लिए रख रहा है। तो ये क्या होगा, गैर बाजार क्रिया होगी। जहां पर आपको पैसा ना मिले, जहां पर आपको प्रॉफिट ना हो और आप खुद के इस्तेमाल के लिए रखते हो, उसे क्या है, स्वउपभोग के लिए कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेख का उत्पादन आता है। देखो अब क्या होता है, प्राथमिक उत्पादों का उपयोग, भाई कोई भी जैसे प्राथमिक उत्पाद, जैसे मैंने आपको कृषि का उदाहरण दिया, भाई उसने गेहूं उगाया, अपने पास रख लिया। और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियां, भाई और क्या हो रहा है, जो प्रोसीजर में कोई चीज आ रही है, जैसे भाई मान लो भाई घर में है, जैसे जैसे घर में कोई सिलाई का काम करती है, वो अपने जो घर के लिए है, बच्चे के लिए कुछ बना देती है, तो उसमें भी वो नहीं लेगी। ठीक है, और कुछ अचल संपत्ति है, जो ऐसी संपत्ति है जो उन्हीं की है, तो उन पे भी क्या होता है, वो उन्हीं की होती है, उस पर वो कमा कर ना नहीं चाहते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे हमारी मदर है, जो हमारी मम्मा है, वो हम सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा खाना, मीठा मीठा खाना बनाती है। वो खाना क्या है, वो गैर बाजार क्रिया है। वो उसका कोई चार्ज नहीं लेती, उसका कोई पैसा नहीं लेती है कि चलो भाई बेटा आज एक प्लेट 100 रुपए की दे रही हूँ तो 100 रुपए निकालो, ऐसा नहीं होता। वो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है, हमारे लिए काम करती है। तो जहां में पैसा नहीं मिलता वो क्या है, गैर बाजार क्रिया है, और जहां पैसा मिलता है वो बाजार क्रिया है। अगर आज यही मदर क्या हो, टिफिन सेंटर खोल दे और खाना बनाकर टिफिन बेचे और उनसे पैसा कमाए, तो वो बाजार क्रियाएं होंगी। पर यही क्या है, अपने लिए बना रही है, अपने परिवार के लिए बना रही है, तो गैर बाजार क्रियाएं होंगी। एक टीचर बाहर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, वो पैसा कमाता है, वो बाजार क्रिया है। पर वही अगर अपने बच्चे को, अपने घर में किसी छोटे बच्चे को, छोटे भाई बहन को पढ़ाता है, तो वो क्या होगा, उससे पैसा नहीं लेगा, वो गैर बाजार क्रिया हो जाएगी। मतलब खुद के कंजप्शन के लिए जहां आप यूज कर रहे हो, वो गैर बाजार क्रियाएं हैं। नोट, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। हम ऐतिहासिक हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं काफी पुराने समय से, और सांस्कृतिक कुछ कल्चरल ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच में काम का बंटवारा हो जाता है कि भाई पुरुष तो क्या करेगा, सारे बाहर के काम करेगा, और महिला सारे घर के काम करेगी। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष बाजार क्रियाओं में काम करते हैं। मतलब महिलाएं जो भी काम कर रही है वो गैर बाजार क्रियाओं का कर रही है, और पुरुष जो भी काम कर रहा है वो बाजार क्रियाओं का कर रहा है, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, पैसा कमाने के उद्देश्य से बाहर जा रहा है। और महिला क्या है, घर पे अपने बच्चों का पालन पोषण, उन्हें खाना पीना, ये सब देती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। भाई शिक्षा, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन ले रखी तो आपके क्या होगा, आपको अच्छा काम मिलेगा, आपको अच्छी इनकम मिलेगी। भाई एक क्या है, एक मान लो कोई 5वीं पास इंसान है, उसको क्या है, काम क्या मिलेगा, कोई मजदूरी का काम मिल जाएगा, कोई फाइल पकड़ाने का काम मिल जाएगा, और काम मिल जाएगा, तो उसको क्या होगा, इनकम भी कम मिलेगी। और कोई एक है जो ग्रेजुएट है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बढ़िया किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हो, उसको क्या वैसे ही काम मिलेगा, पढ़ने लिखने वाला काम मिलेगा, ऑफिस में जाकर बैठेगा, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, इनकम ज्यादा मिलेगी। तो शिक्षा और उसके साथ साथ क्या हो, कौशल हो, टैलेंट भी होना चाहिए। ठीक है भाई, जो काम आप करने जा रहे हो उसके लिए आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। मैंने आपको कल क्या बोला था, शिक्षा हो, ट्रेनिंग हो, तो वो टैलेंट कहां से आएगा, ट्रेनिंग से आएगा। तो टैलेंट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एजुकेशन ली है, आपके पास किसी काम को करने का टैलेंट है, तो ये दोनों क्या है, आपके आय की प्रमुख निर्धारक है। ये डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम कितनी होगी। अगर आप ज्यादा शिक्षित है, इनकम ज्यादा होगी। आपका अगर कौशल अच्छा है तो इनकम अच्छी होगी, शिक्षा कम है तो इनकम कम होगी, और अगर आप में टैलेंट नहीं है तो भी इनकम कम ही होगी। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया, पर अब क्या हो रहा है, कुछ समय के साथ हालात बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। ठीक है, तो अब क्या है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब लड़कियां पढ़ना चाहती है, वो काम करना चाहती है, तो वो बाजार क्रियाओं में तो आ ही रही है, उसके साथ साथ प्रशासनिक क्रिया IAS IPS ऐसी भी बन रही है, और अन्य सेवाओं में भी क्या है, प्रवेश कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। अब आ जाते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है भाई, क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी। आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी तो बहुत है भाई, 125 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं, ठीक है, हमारी क्वांटिटी तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, पर क्वालिटी कैसी। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी को, गुणवत्ता को कैसे पता लगाया जा सकता है, वो देखो। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, भाई वहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट कितने हैं, ठीक है, उससे जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अब जीवन प्रत्याशा, भाई कितने समय तक वो जीने की एक रहता है कि भाई इस देश में लगभग 60-65 की उम्र के पास जीते हैं, 70-75 के पास जीते हैं, तो ये क्या होता है, जीवन प्रत्याशा दर होती है। वहां का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसा है,
और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। और वहां के लोगों में कौशल कितना है, टैलेंट कितना है, उसको टैलेंट करने के लिए, टैलेंट को बढ़ाने के लिए वहां पर क्या क्या किया जाता है, इन सबसे क्या हमें गुणवत्ता पता चलती है, क्या क्वालिटी पता चलती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अत्यंत देश की संवृद्धि पर निर्धारित करती है। अब देश की संवृद्धि मतलब देश में क्या हो, वृद्धि हो, देश के उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो, उसी को क्या कहा जाएगा, देश की संवृद्धि कहा जाएगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, लोगों की गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होगी तो देश की संवृद्धि भी बढ़ेगी, देश की उत्पादन शक्ति भी बढ़ेगी। साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग, और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है, दायित्व नहीं है, दायित्व मतलब जिम्मेदारी नहीं है, क्या है, परिसंपत्तियां है, असेट्स है हमारे लिए, क्या है, पूंजी है हम लोगों के लिए। कौन, साक्षर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, और जो स्वस्थ लोग हैं वो हमारे लिए परिसंपत्तियां होती है किसी भी देश के लिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लाभ, भाई एजुकेशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाभ भी हमें होते हैं, भाई मैं आज अगर एजुकेटेड हो जाता हूं तो मुझे खुद को बहुत फायदा है, और सार्वजनिक समाज को भी फायदा होता है। वो कैसे होता है वो हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत, जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। भाई जीवन में क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज क्या होती है, डेवलप्ड होती है, ठीक है। हमारे सोच में क्या होता है, परिवर्तन आता है। भाई क्या होता है, एक अनपढ़ आदमी जो होता है वो क्या करेगा, उसकी पुरानी सोच होगी, नहीं यार लड़की को पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, यार ये उस जाति के लोग हैं इनसे बात नहीं करना चाहिए, यार ये उस धर्म के लोग हैं इनको पानी मत पीने दो। वो तो क्या होता है, सोच जो होती है वो बहुत पुरानी होती है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाकर क्या करेंगे, घर का ही तो काम करना है, लड़का है तो ठीक है 12वीं पढ़ा दो, उसके बाद क्या है कोई काम धंधा कर ले। तो क्या होता है, सोच क्या होती है, कम होती है। पर पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है, वो ऐसी बात नहीं करता। पढ़ा लिखा इंसान के सपने बड़े होते हैं, सोच बड़ी होती है, वो कुछ परिवर्तन करने के लिए क्या है, काम करने की कोशिश करता है। तो कुछ मूल्य क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अच्छी नौकरी और अचल वेतन मिलता है, नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी आय मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, और अच्छा क्या होगा, जीवन उसका बहुत अच्छा चलेगा। नई आकांक्षाएं होंगी, क्या होगा, नई डिजायर्स होंगी। भाई आज अगर मैं पढ़ लिख चुका हूं तो मेरी क्या है, नई नई आकांक्षा, यार मैं पढ़ूं और बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से क्या कोई अच्छा काम करूं, अच्छा पैसा कमाऊं, घर में एसी लगवाऊं, पहले बढ़िया सा घर खरीदूं, फिर कार खरीदूं, एक एसी लगवाऊं, ठीक है, और एक एलईडी खरीदूं। मतलब मेरी डिजायर्स है ना, जो मेरी आकांक्षाएं वो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा जीवन, ओवरऑल क्या होगा, अगर आपने शिक्षा ले ली तो एक इंडिविजुअल को क्या मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। तो ये आप हो, आपको क्या करना है, आपको अच्छी शिक्षा लेनी है। क्या करनी है, आप लोगों को अच्छी शिक्षा लेनी है, और उस शिक्षा को लेकर के देश में परिवर्तन लाना है, देश में सुधार लेकर के आना है। जहां पे देश अगर सही नहीं है उसे सुधार करो, और देश को अन्य राष्ट्रों से बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। पर सार्वजनिक समाज को क्या लाभ है वो हमें देखना है। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करते हैं। भाई पढ़ा लिखा इंसान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करेगा, उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हमारी बढ़ जाएगी। सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करेगा। भाई कल्चरल जो हमारी वैल्यूज है उसमें भी क्या होता है, वृद्धि करता है। पढ़ा लिखा इंसान समझता है भाई क्या सही है क्या गलत है, जो सही है उसको आगे बढ़ाता है, जो गलत है उसे रोक देता है। तो सांस्कृतिक समृद्धि में जो कल्चरल वैल्यूज है हमारे, उसे रिच करता है, उसे अच्छा बनाता है। प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। अब प्रशासन में भाई एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत शानदार ब्रिलियंट टैलेंटेड लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, सरकार को अच्छी अच्छी एडवाइस देंगे, सरकार अच्छा काम करेगी। आपका कलेक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत तगड़ा है, बहुत टैलेंट है उसमें, तो वो आपके लिए क्या अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। तो प्रशासन की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। पर अब सवाल आता है कि हमारे देश की सरकार ने क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए हैं, वो हम लोगों को जानना है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय एक ऐसे विद्यालय है जहां पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है। एंट्रेंस के थ्रू आपको वहां पे एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद आपको वहां पे क्या है, एडमिशन दिया जाता है, और अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स ये होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें कंडक्ट करता है। तो ये अच्छे स्कूल है, हर जिले में सरकार की खोलने की कोशिश इनको रही है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। अब क्या है, जहां हाई स्कूल है, ठीक है, 12th तक के हैं और बड़े अच्छे अच्छे हाई स्कूल है, और जहां पे अच्छी जनसंख्या के लोग वहां पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या करा गया है, कौशल से संबंधित व्यवसाय, टैलेंट से रिलेटेड क्या है, प्रोफेशन। व्यवसाय क्या होता है, कोई प्रोफेशन, कोई काम, टैलेंट से जुड़ा हुआ कोई काम कराने की कोशिश करी गई है। भाई वहां पे कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है कि भाई आप ये काम कर लेना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप ये काम करना, ऐसा काम करना, मतलब उनको
हाथ का काम सिखाया जाता है कि अगर आप लोगों को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने टैलेंट से काम कर सको। उनको कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है, ठीक है, और उनको और भी ऐसे प्रोफेशन सिखाए जाते हैं जिनसे कि अच्छा काम हो सके। शिक्षा योजना पर व्यय, व्यय मतलब खर्चा। पहली पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना क्या है, जब 1950 में हमारा भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया और उसके बाद देश में सरकारें बनना शुरू हुई, तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि देश को किस मॉडल के हिसाब से चलाया जाए, तो पंचवर्षीय मॉडल चुना गया। पंचवर्षीय मॉडल में क्या करा जाता है कि सरकार 5 साल के लिए, अगले 5 सालों के लिए क्या है, एक रणनीति बनाती है कि इन 5 साल में हमें ये क्या है, बड़े बड़े काम करने हैं, हमें इतने डैम बनाने हैं, हमें इतने स्कूल खोलने, इतने हॉस्पिटल खोलने, जो बड़े प्रोजेक्ट है उनके बारे में सरकार सोचकर चलती है, तो वो होती है पंचवर्षीय योजना। तो जितना बजट पहली पंचवर्षीय योजना में था उससे डबल ट्रिपल चौबल क्या हो गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हो गया। ये चीज क्या दर्शाता है कि भारत की सरकारें शिक्षा के प्रति जागरूक है। शिक्षा बजट में बढ़ोतरी, अब बजट तो हर साल आता है, ठीक है भाई, ये तो 5 साल के लिए एक बार योजना बना दी, पर जो बजट है वो तो हर साल आता है। हर साल बजट में क्या है, सरकार ने कोशिश करी कि बढ़ोतरी हो, 0.1% की, 0.2% की, कुछ भी ऊपर बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो सबसे बड़ा वेपन है। सर्व शिक्षा अभियान, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया जिससे कि क्या हो, सबको शिक्षा मिले, हर घर तक क्या हो, शिक्षा हो, हर बच्चे को क्या है, शिक्षा मिले। तो लोगों को, जो टीचर्स थे, उनको कहा गया आप घरों को बच्चों को घर पे जा जाके क्या बुला के लाओ, एडमिशन्स कराओ। अभी भी चीजें चलती, अभी भी सरकारी जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो गाँव में बच्चों के घर जा जाके बोलते हैं, माता पिता को समझाते हैं कि भाई आप बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल में आने का ये फायदा है, बच्चा अच्छा टैलेंटेड बनेगा, और काफी बातें उनको कही जाती है। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, भाई प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, सार्वभौमिक मतलब सबको मिले। तो प्राथमिक शिक्षा जो 5th 6th तक की एजुकेशन है, एटलीस्ट वो तो सबको मिले, कम से कम बच्चे को अपना साइन करना, पढ़ना, लिखना, बोलना इतना तो आना चाहिए। तो वो क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा का भी लक्ष्य सरकार ने बनाया। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर और प्रारंभ किए गए। अब क्या है, प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में 5th के बच्चों तक नामांकन, रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, सेतु पाठ्यक्रम। वह सेतु क्या है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। जो आप जो गांव में हो वहां आपके घर से क्या है, स्कूल की तरफ जोड़ रहा है। भाई स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो। स्कूल लोटो शिविर, स्कूल लोटो कैंपिंग चलाया गया। भाई स्कूल लोटो बच्चे चलो, सब स्कूल लोटो, किसी को घर पे नहीं बैठना, पढ़ने चलना है, ठीक है, चलो बैग चलो, स्कूल चले हम। तो स्कूल ले जाने की सरकार ने पूरी कोशिश बच्चों के लिए करी। दोपहर के भोजन, मिड डे मील लगाया, क्योंकि भाई सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं वो काफी गरीब समुदाय के हैं, पिछड़े समुदाय के लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है, वो बीमार रहते थे, कुपोषित रहते थे। तो सरकार ने बोला चलो यार ये परेशानी है ना, तो दिन में एक बार खाना इनको फ्री दो, सब बच्चों को खाने की व्यवस्था, दोपहर के खाने की व्यवस्था करें। उससे एक तो फायदा क्या हुआ, बच्चों की हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट है। दूसरी बात क्या होता था, बच्चा जो लंच होता था उस टाइम घर भाग जाता था, बोलता था सर जी आ रहा हूँ, खाना खा के आ रहा हूँ, बस आधे घंटे में आया सर जी, गुरु जी आधे घंटे में आया मास्टर जी। वो आधे घंटे के नाम पर क्या है 2-3 दिन तक गायब रह जाता था। पर क्या है, अब वो यार खाना मिलेगा, चलो पढ़ाई तो करेंगे, जो करेंगे खाना भी मिलेगा अच्छा। और आज कौन सा दिन है, आज मंडे है, मंडे को तो है ना बनाना भी मिलता है, अरे ट्यूसडे है, आज तो सर मैंगो भी देंगे। तो ऐसे मतलब क्या है, एक्साइटेड करके सरकार ने बच्चों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी और बोला बच्चों स्कूल जाओ, क्योंकि शिक्षा से ही भविष्य हमारा बनता है। नोट, इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई। इससे क्या हुआ, शिक्षित लोगों में इंक्रीमेंट हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बात हम लोगों के लिए है। अब देखो, अब ये क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल से हम लोगों को ये समझना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। अब देखो, ये दी है महाविद्यालयों की संख्या, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, ठीक है। 1950 से 51, फिर 1990 से 1991, 1998 99, ठीक है। यहां से यहां तक का तो 40 साल का डिफरेंस है। उसके बाद फिर 10, फिर यहाँ पे 1 साल का दे दिया, फिर यहाँ से 1-1 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। अब देखो 1950-1951 में 750 कॉलेज थे, फिर उसके बाद 7000 हो गए, फिर 11000, फिर 33000, फिर 37000, 40, 41, 42, यहाँ पर आखिरी में आकर के क्या हुआ, थोड़े से कम हो गए। तो मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या करी है, हमारा जो मूवमेंट हुआ वो अपवर्ड ही हुआ है। क्या हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। हमने कॉलेजों को बढ़ाया ही, कम नहीं करा, ज्यादातर हमने कॉलेज बढ़ाया।
विश्वविद्यालय की संख्या, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसके अंडर में सारे कॉलेज आएंगे, तो पहले 30 थी, फिर 177, फिर 238, फिर 523, फिर 628, फिर 711, 753, 795 और 851। आपको ये रटने नहीं है आंकड़े, आपको ये देखना है, आपको इस ट्रेंड को समझना है कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, दिन पे दिन कॉलेजेस बढ़ते गए, यूनिवर्सिटी बढ़ती गई है। ये क्या दिखाता है, सरकार ने सच में पैसा एजुकेशन पे खर्च करा है। उसके बाद है विद्यार्थी, स्टूडेंट बढ़े नहीं बढ़े, पहले 2 लाख थे, फिर 49 लाख 49 लाख हो गए, फिर 74 लाख, फिर 1 करोड़, 2 करोड़, फिर 2 करोड़ में 65 लाख, 2 करोड़ 84 लाख, 2 करोड़ 54 लाख और फिर है 3 करोड़। मतलब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स में भी क्या आया है, इंक्रीमेंट आया है, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, स्टूडेंट भी दिन पे दिन बढ़ते गए, अच्छी बात। शिक्षक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में शिक्षकों की कितनी बढ़े, टीचर्स बढ़े या नहीं बढ़े, पहले 24,000 थे, फिर 2 लाख हुए, फिर 3 लाख, फिर 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 14 लाख, फिर 14 लाख और फिर यहां से थोड़ा सा एक बार सोच से क्या है कम हो गया, पर फिर भी हम लोग यही कहेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। तो आपको ओवरऑल अगर पूछ लिया जाए कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में कितना सुधार आया है, तो वो बहुत ज्यादा सुधार आया है। कॉलेज भी बढ़े, महाविद्यालय भी बढ़े, ठीक है, यूनिवर्सिटीज भी बढ़ी है, ठीक है, विश्वविद्यालय भी बढ़े, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या सब बढ़ी है। सरकार की यह अच्छी जागरूकता देखने को मिलती है। अब आ जाओ, अभ्यास करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। तो अब मैं आज आपको सवाल लेकर जाता हूं, वो आपको सॉल्व करने। पहला सवाल, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? भाई एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आप बता देना। व्यक्तिगत लाभ भी होते हैं, सार्वजनिक लाभ भी होते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। भारत में साक्षरता की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए 3 उपाय बताओ। मैंने आपको इतने उपाय बताए, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, जहां से वो है वहां से आप कोई भी 3 पॉइंट उठा के इसमें एग्जाम में लिख दीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान पे आपको क्या लिखना है कि भाई ये एक ऐसा अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2001 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2001 में सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सब तक क्या हो, शिक्षा पहुंचे, हर बच्चा क्या है स्कूलों की ओर लौटे और सबके पास क्या हो, शिक्षा हो। जनसंख्या की गुणवत्ता से क्या समझते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता से आप क्या समझते हो कि वह साक्षरता दर हो, जीवन प्रत्याशा दर हो, कौशल हो, इन्हीं पे क्या होता है, जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित करती है। जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कारक है? तो क्या क्या कारक है? शिक्षा है, ठीक है, जो आज हम लोगों ने पढ़ लिया। स्वास्थ्य है, जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? भाई प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटी होती है आपको बता देना। कृषि होती है, वानिकी होती है, पशुपालन होता है। द्वितीय में कौन सा होता है? विनिर्माण होता है। तृतीय में क्या आती है? सेवाएं आती है। सब आप बता देना, आपको इजी क्वेश्चन में देकर जा रहा हूं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? अब देखो, आर्थिक क्रिया मतलब बाजार वाली क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया गैर बाजार वाली क्रिया, वो का वो आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? महिला कम वेतन वाले काम क्यों करती है? क्योंकि ऐतिहासिक और सामाजिक जो दृष्टिकोण से हैं वो पिछड़ी हुई हैं और कुछ ऐसी स्थिति रही जिसके कारण उनमें क्या है, श्रम का विभाजन हुआ है, वो घर के काम करती है और ज्यादा स्थिति घर की खराब रहती है, तब जाके वो बाहर में कोई छोटा मोटा काम कर लेती है। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का आज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और बाकी ताबड़तोड़ तरीके से लिख दें कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो दोस्तों, आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।